मेरा नाम कविता है। आज मेरी माँ बहुत गुस्से में थी क्योंकि उनका एक बेटा घर की मर्यादाओं को लांघकर घर में दाखिल हुआ था। उनके गले में वरमाला थी और साथ में एक लड़की भी थी। भले ही वो लड़की शक्ल सूरत की अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे भाई को बहुत पसंद थी। मेरे बड़े भैया धीरज, जिन्होंने आज ऐसा कदम उठा लिया था जिसकी वजह से शायद उन्हें माँ कभी माफ़ नहीं करती। मेरा तो दिल घबरा रहा था कि ना जाने क्या होगा, क्योंकि माँ का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। पापा और मैं एक तरफ बैठकर ये तमाशा देख रहे थे। भैया जैसे ही उस लड़की को घर में लेकर दाखिल हुए तो माँ की आंखों में खून उतर आया था। उनका चेहरा लाल हो रहा था, लेकिन भैया ने फिर भी हिम्मत की। मुझे भैया के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था और वो लड़की बेचारी डरी सहमी थी। वो दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े और माँ के सामने जाकर खड़े हो गए। माँ घूरकर उनको देख रही थी। भैया ने भाभी को इशारा दिया कि झुककर माँ का आशीर्वाद लो। भैया और मेरी नई भाभी जैसे ही माँ से आशीर्वाद लेने के लिए झुके तो माँ ने बिस्तर से अपने पैर ऊपर कर लिए और कहा कि निकल जाओ मेरे घर से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। भैया और भाभी दोनों अपनी नज़र नीचे करके खड़े हो गए। पापा जल्दी से माँ के पास गए और कहने लगे कि छोड़ो भी निर्मला, बच्चे हैं और गलतियाँ बच्चों से ही होती हैं, माफ़ कर दो इन्हें, तुम अपना दिल बड़ा करो, आखिर तुम इनकी माँ हो। माँ चिल्लाई और पापा से कहने लगी कि आप तो खामोशी रहो, अरे आप तो कुछ करने से रहे, क्या इसे पता नहीं कि इस घर में सबसे ज़्यादा मेरी चलती है और मेरे बच्चे कभी मेरे खिलाफ नहीं गए। ये मेरा घर है, इस घर में मेरा हुक्म माना जाता है। इसने मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर इस लड़की से शादी कैसे कर ली। इतने में ही भैया कांपते हुए शब्दों में कहने लगे, माँ मैं कीर्ति से प्यार करता हूँ। इतने में फिर से माँ जोर से चिल्लाई और कहने लगी कि चुप कर बेशरम, घर में तेरी जवान बहन है, सामने तेरे माता पिता हैं और तू हमारे सामने इस तरह की बातें कर रहा है, तुझे शर्म नहीं आती? अरे तूने मेरी परवरिश का ये सिला दिया, बस अब बहुत हो गया, निकल जाओ मेरे घर से। भैया जल्दी से माँ के पैरों में बैठ गए और कहने लगे कि नहीं माँ, ऐसा मत करो। भाभी भी उनके पैरों में बैठ गई थी और माँ के घुटने जो कि मुड़े हुए थे, दोनों ने उन्हें पकड़ लिया था और दोनों अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगे। भाभी कहने लगी कि माँ जी, मैं हमेशा आपका ख्याल रखूंगी, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी, हमें माफ़ कर दीजिए। पापा ने भी माँ को बहुत समझाया, मगर माँ किसी के सुनने वालों में से नहीं थी। उन पर तो आज तक पापा की भी नहीं चली थी। मेरी माँ बहुत कड़क और सख्त बर्ताव की औरत थी, जिनसे हर कोई आसानी से बात नहीं करता था। मैं भी उनसे बहुत डर डर कर बात किया करती थी। शायद माँ ऐसी इसलिए हो गई थी क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी तो उन्हें मेरे पापा से बहुत सारी उम्मीदें थीं। वो एक खाते पीते घर की थी, मगर जब शादी के बाद अपनी ससुराल आई तो उन्हें गरीबी का सामना करना पड़ा। पति की कमाई में उनका गुजारा नहीं होता था। उनके हिसाब से मेरे पापा की कमाई बहुत कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एडजस्ट किया। मगर जब बच्चे बड़े होने लगे, ज़रूरतें बढ़ने लगी, तो उन्होंने पापा से कहा कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। बढ़ती हुई महंगाई में ज़रूरतें ज़्यादा और आपकी कमाई कम है। मगर पापा को तो जैसे कोई असर ही नहीं होता था। मेरी माँ ने फैसला किया कि वो अपने बच्चों को कभी किसी चीज़ के लिए परेशान नहीं होने देंगी, इसलिए उन्होंने स्कूल में टीचिंग करना शुरू कर दिया। एक तरफ बच्चों को पालना, घर का काम देखना, सबका ख्याल रखना और फिर दूसरी तरफ नौकरी भी करना। इस सब ने मेरी माँ को इतना बिजी कर दिया था कि वो अपने लिए कभी समय ही नहीं निकाल पाई और इस सब में ही उनकी ज़िंदगी गुजर गई। उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी, मेरे दोनों भाइयों को भी काबिल बना दिया। मेरे दोनों भाइयों की अच्छी नौकरी लग चुकी थी। मेरे बड़े भैया धीरज और छोटे भैया मोहित दोनों ही अच्छी कंपनियों में नौकरी करने लगे थे, जहाँ से उनकी अच्छी सैलरी आती थी। मेरे पापा की कमाई से हमारे घर का कुछ नहीं हो सका। अगर माँ जॉब नहीं करती, अपनी समझदारी से नहीं चलती, तो शायद हम भी उन लोगों में से होते जो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं। बस जिंदगी के इसी कठिन समय ने मेरी माँ को सख्त और कठोर बना दिया था। उन्होंने अपने बच्चों की खातिर काफ़ी कुछ किया, इसलिए उन्हें अपने बच्चों से बहुत सारी उम्मीदें थी। उन्होंने घर में बहुत सारे नियम लागू किए हुए थे। मेरे दोनों भाइयों में से किसी का भी कोई दोस्त हमारे घर पर नहीं आ सकता था। रात को 10 बजे से पहले सब लोग घर के अंदर दाखिल हो जाते थे। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। घर में नौकरानी थी। माँ नौकरानी के साथ भी बहुत सख्ती से पेश आया करती थी। घर में सब लोग 7 बजे से पहले उठ जाया करते थे और रात को 10 बजे अपने अपने कमरों में चले जाया करते थे। ये सारे ही नियम मेरी माँ के बने हुए थे
और अगर कोई भी इन नियमों को तोड़ने की कोशिश करता तो उसे माँ की डांट का सामना करना पड़ता था, जो कि बहुत खतरनाक होती थी। एक दिन मेरे छोटे भैया मोहित अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में चले गए थे। वहां से वापस लौटने में उन्हें 10 बजे से ज्यादा का समय हो गया था। बस फिर क्या था, फिर उन्हें माँ की दी हुई सजा का सामना करना पड़ा। 2 दिन तक उन्हें खाना नहीं मिला और माँ की डांट सुनी वो अलग। सजा के बारे में सोचकर ही हम लोग डर जाते थे, इसलिए कोई भी माँ के खिलाफ जाने से परहेज करता था। ये तो थी हम तीनों भाई बहन की बात। अब बचे मेरे पापा। माँ उनको भी नहीं छोड़ती थी। अगर वो माँ के किसी काम में दखल अंदाजी दिया करते थे तो माँ उनको भी इतनी बातें सुनाया करती थी कि पापा के पास कोई जवाब ही नहीं होता था, जिस पर पापा को ही हार माननी पड़ती थी। कुछ इस तरह से हमारी पुरानी जिंदगी गुजर चुकी थी। लेकिन अब धीरज भैया की खैर नहीं थी। वो काफी दिनों से एक लड़की कीर्ति से फोन पर बातें कर रहे थे। ये बात मुझे पता थी कि उनका अफेयर चल रहा है, लेकिन उन्होंने मुझे मना किया हुआ था कि घर में इस बारे में माँ को पता नहीं चलना चाहिए। फिर कीर्ति भाभी ने भैया पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि धीरज कुछ करो, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ता तलाश कर रहे हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूँगी। कुछ इसी तरह की मोहब्बत मेरे भैया भी उनसे किया करते थे। उन्होंने बड़ी डरते डरते एक दिन माँ से बात की और उनको बताया कि एक लड़की है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, क्या आप उसके घर मेरा रिश्ता लेकर जा सकती हैं। पहले तो माँ को गुस्सा आया, लेकिन वो खामोश रहीं। फिर उन्होंने लड़की के घर जाने का फैसला किया, जिस पर हम लोग खुश हो गए थे। हमने सोचा कि माँ बड़ी आसानी से मान गई, मगर वहाँ जाने के बाद तो माँ ने हंगामा खड़ा कर दिया। मेरी माँ को एक सुंदर, सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की चाहिए थी। वो सुशील, पढ़ी लिखी और संस्कारी थी, लेकिन सुंदर नहीं थी। मेरे भैया ने उससे प्यार उसका भोलापन और मासूमियत देखकर किया था, उसका चेहरा और रंगरूप देखकर नहीं। कीर्ति भाभी सांवली रंगत की थी, इस तरह वो माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। माँ फौरन ही उन्हें देखकर उनके घर वालों से रिश्ते के लिए मना करके आ गई थी। ये बात भैया को अच्छी नहीं लगी। भैया ने माँ को बहुत मनाया, लेकिन माँ मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। दूसरी तरफ कीर्ति भाभी और धीरज भैया एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते थे। कीर्ति भाभी के घर वाले इस रिश्ते से तैयार थे, क्योंकि उनको मेरे भैया के रूप में एक अच्छा पढ़ा लिखा और अच्छी नौकरी करने वाले लड़का मिल रहा था, इसलिए वो उन दोनों की शादी करवाने के लिए तैयार थे। कीर्ति भाभी के घर वालों से भैया ने हिम्मत करके बात की तो उन लोगों ने कहा कि हमें इस बात से कोई एतराज नहीं है। उन्होंने अपने घर बुलाकर भैया और भाभी की शादी करवा दी थी और भाभी को भैया के साथ भेज दिया था। लेकिन यहाँ आने के बाद उन दोनों की अच्छी क्लास लगने वाली थी। माँ ने भाभी को बहुत सारी बातें सुनाई थी। कहा था कि इस लड़की ने तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। यहाँ सिर्फ मेरा हुक्म चलता है और आज तक सब मेरा हुक्म मानते आए हैं, लेकिन इस लड़की की वजह से तुमने मेरे नियम तोड़े और मेरी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। ये तुमने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया धीरज, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। माँ की बात पर भैया बहुत रोए थे। माँ तो उन्हें घर से निकाल रही थी, मगर हम सब लोगों ने भाभी और भैया को कमरे में भेज दिया और माँ को शांत रहने को कहा। हमें पता था कि वक्त के साथ साथ माँ का गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन ये नहीं पता था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। पापा ने माँ को चालाकी और प्यार से समझाया कि निर्मला, तुम धीरज को घर से निकाल दोगी तो हमारे घर की व्यवस्था खराब हो जाएगी। धीरज अच्छा कमाता है, उसकी सैलरी तो मोहित से भी ज्यादा है, इसलिए तुम उसको घर से बाहर मत निकालो, उसे घर में ही रहने दो। वो अगर यहाँ से चला गया तो हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये सुनकर माँ थोड़ी शांत पड़ गई थी, लेकिन उनके मन में जो प्लान चल रहा था उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। अगले दिन भैया भाभी जब अपने कमरे से बाहर निकले और माँ का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे तो उन्होंने उनको आशीर्वाद देने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया था। ये देखकर तो हम लोग भी हैरान रह गए थे। माँ का सारा गुस्सा चुटकियों में खत्म हो गया था। पापा जानते थे कि उनका प्लान काम करेगा, लेकिन इतनी जल्दी और इतना असरदार साबित होगा ये तो उन्हें भी नहीं पता था। हम लोगों को खुशी हुई थी कि माँ ने अपना दिल बड़ा किया और भैया भाभी को माफ कर दिया। भैया नॉर्मली काम पर जाने लगे थे। भैया भाभी अब खुश रहने लगे थे। भाभी जो इस घर में आई थी उनके चेहरे पर उदासी थी, लेकिन अब माँ के मान जाने पर वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी खुश थी कि मेरी भाभी अच्छी हैं। भाभी ने जल्द ही माँ का दिल जीतने के लिए घर के सारे कामकाज अपने हाथ में ले लिए थे और ये देखकर माँ ने फौरन ही घर से नौकरानी को निकाल दिया और कहा कि अब हमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने कहा, माँ, नौकरानी को काम से निकाल रही हो तो काम कौन करेगा? माँ कहने लगी कि आ गई है ना हमारे घर में एक और नई नौकरानी,
वो भी फ्री की। इतना कहकर माँ मुस्कुराती हुई अपने कमरे में चली गई थी, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में एक शक की लहर दौड़ गई थी। मैंने देखा था कि भाभी बड़ी फुर्ती के साथ हम सब लोगों के लिए खाना बनाया करती थी, घर के सारे काम किया करती थी। मैंने सोचा कि मैं भी भाभी के साथ उनके काम में हाथ बटा देती हूँ। जब नौकरानी थी तब मैंने कभी घर का कोई काम नहीं किया था, लेकिन अब भाभी इतना सारा काम किया करती थी तो उन पर मुझे बहुत तरस आने लगा था। इसलिए मैं उनकी मदद करने लगी थी, लेकिन ये सब कुछ मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक दिन मुझे कमरे में बुलाया और कहने लगी कि तुम्हें क्या ज़रूरत है घर के कामकाज में हाथ डालने की। पढ़ाई कर रही हो तो पढ़ाई करती रहो, कोई ज़रूरत नहीं है घर गृहस्थी संभालने की। मैंने कहा, माँ, भाभी को अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं, मैं तो बस थोड़ी बहुत हेल्प कर देती हूँ। इस बात पर माँ ने फ़ौरन मुझे डांट दिया और कहने लगी कि खबरदार, जो उसकी ज़्यादा हमदर्दी या मदद करने की कोशिश की तो सिर्फ अपने काम से काम रखा करो। वो जो कर रही है उसे करने दो, खुद कर लेगी। जब इस घर में आई है तो काम भी करेगी। माँ ने इतने गुस्से भरे अंदाज में ये सब कुछ कहा था, मैं खामोश रह गई और माँ के आगे वैसे भी किसी की नहीं चलती थी। इधर भैया भाभी बहुत खुश रहते थे और हमें भी उन लोगों को खुश देखकर अच्छा लगता था, लेकिन ये सब कुछ मेरी माँ से बर्दाश्त नहीं होता था। एक दिन भैया ने घर आकर एक खबर सुनाई और कहा कि मेरा प्रमोशन हो गया। इस बात से घर में खुशी का माहौल छा गया था, लेकिन साथ ही भैया ने बताया कि 3 महीने के लिए उन्हें काम के सिलसिले में अपनी पूरी टीम के साथ दुबई जाना है। ये सुनकर हम सब लोग बहुत अफसोस में आ गए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा अफसोस में तो भाभी थी, जो भैया से दूर नहीं रहना चाहती थी। अब क्या किया जा सकता था, भैया की नौकरी की बात थी। भैया भाभी को तसल्ली दिलाकर और उनसे उनका ख्याल रखने को कहकर 3 महीने के लिए दुबई चले गए थे। भैया तो चले गए, लेकिन भाभी की शामत आ गई थी। भैया खुद से बातें करने के लिए जो भाभी को जाने से पहले मोबाइल गिफ्ट करके गए थे, सबसे पहले माँ ने भाभी से उसे छीन लिया और कहा कि अगर तुम्हें अपने पति से बात करनी है तो हमारे सामने बैठकर और हमारे ही मोबाइल से बात करनी होगी। हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि बहू अलग से मोबाइल रखे। भाभी इस पर खामोश रही, कुछ नहीं बोली। माँ ने भैया के जाने का खूब फायदा उठाया था। भाभी हम जैसे खुश नहीं थी, बल्कि उनको कैद का हुक्म सुना दिया गया था। मैंने उस दिन उनकी आंखों में एक अजीब सा दर्द देखा था। माँ ने तो भाभी का जीना दुश्वार कर दिया था। इस घर में भाभी को बहू जैसी इज्जत नहीं मिली थी। माँ उन्हें अब अपने कमरे में सुलाने लगी थी और पापा से कहा था कि वो मोहित भैया के कमरे में सो जाया करे। भाभी को नौकरानी की तरह ट्रीट किया जाता था। भाभी रात को जल्दी सो जाती और सुबह जब उठती तो उनकी हालत अजीब सी होती थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे आ चुके थे, चेहरे पर थकान और उनसे ठीक से चला भी नहीं जाता था। माँ कहती थी कि काम करती है इसीलिए थकी रहती है, पर मैं जानती थी कि बात सिर्फ काम की नहीं थी। सारा दिन भाभी को घर के काम करने पड़ते थे, बचा कुचा खाना ही उन्हें दिया जाता था। एक दिन मैंने जानबूझकर डाइनिंग टेबल पर भाभी के लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट लगा दी, जिस पर माँ ने मुझे डांट दिया और कहने लगी कि इसे इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं खामोश हो गई। कुछ बोलती तो इल्ज़ाम आ जाता कि तू अपनी भाभी की बहुत हमदर्दी कर रही है। एक दिन मैंने देखा कि भाभी ने एक पुरानी साड़ी पहनी हुई थी जो कभी माँ पहनती थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनके चेहरे का रंग पीला हो रहा था और वो बर्तन धो रही थी, लेकिन उनके हाथों पर कुछ जख्म थे। मैंने आगे बढ़कर भाभी से पूछा कि आपके हाथों पर ये जख्म कैसे हैं? भाभी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये तो ज़्यादा पानी में हाथ रहने की वजह से हो गए हैं, और कुछ नहीं। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब पानी की वजह से नहीं हुआ था। ये भाभी पर जुल्म हो रहा था जिसको वो रोज़ सहती थी। मैं जानती थी कि माँ ही भाभी के साथ कुछ न कुछ ऐसा करती है जिसकी वजह से वो इतना परेशान रहती हैं। मेरे पास मोबाइल नहीं था जो मैं माँ की शिकायत भैया से कर सकती। माँ ने कभी मुझे मोबाइल रखने की परमिशन ही नहीं दी थी, और ना ही मेरे भाई और पापा के पास मोबाइल था। सिर्फ बड़े भैया और माँ के पास ही मोबाइल था। माँ अपना मोबाइल किसी को नहीं देती थी, और अब तो भाभी का मोबाइल भी उन्होंने अपने पास रख लिया था। मैं भाभी की मदद करना चाहती थी, लेकिन हमारे बीच एक दीवार थी जो मुझे रोक दिया करती थी। भैया के जाने के बाद जैसे भाभी की जिंदगी रुक गई थी। न वो खुश रहती थी, न बात करती थी, न हंसती थी। मैं कभी कभी सोचती थी कि भाभी कितना खुश हुई थी जब माँ ने उनको माफ़ कर दिया था। भाभी पर माँ का सुलूक सख्त से सख्त होता जा रहा था और मैं बस देख रही थी, कुछ कर नहीं सकती थी। अगली सुबह मैं उठी तो नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई। देखा कि वहाँ पहले से ही भाभी मौजूद थी, जो कि बड़ी थकी हुई नजर आ रही थी
और घर वालों के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। भाभी को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कई रातों से सोई नहीं है। उनके बाल उलझे हुए थे और हाथों पर सूजन थी। मैंने कहा, भाभी आप ठीक हो? मेरी आवाज़ पर वो चौंक गईं और कहने लगीं कि हाँ, बस मेरी नींद कम हो गई है। मैंने उनका चेहरा ध्यान से देखा तो मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हों, लेकिन उन्होंने अपने आप को रोक लिया हो। दूसरी तरफ भैया का फ़ोन माँ के पास आया करता था। माँ ने भाभी के मोबाइल को स्विच ऑफ कर दिया था। भैया माँ से कहते थे कि कीर्ति मुझसे बात क्यों नहीं करती है, जिस पर माँ कहती कि वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहती है और सारा दिन टीवी के आगे बैठी रहती है। उसकी तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है बेटा, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम वहाँ आराम से रहो। माँ की इस बात पर भैया का दिल नहीं माना। वो जिद करने लगे कि मुझे कीर्ति से बात ज़रूर करनी है। माँ ने कहा कि ठीक है, अभी सो रही है तुम्हारी पत्नी, जब सोकर उठेगी तो तुम्हारी बात करवा दूंगी। माँ भैया से सरासर झूठ बोल रही थी। भाभी तो घर के कामकाज में बिजी थी। नींद लेना और आराम करना तो जैसे उनकी जिंदगी से खत्म ही हो गया था। माँ ने थोड़ी देर के बाद भाभी को आवाज़ लगाई। भाभी ने अपने साड़ी के पल्लू से गीले हाथों को साफ किया और माँ के कमरे में दाखिल हुई। कहने लगी कि जी आपने बुलाया? माँ ने कहा कि हाँ, तुम्हारा पति तुमसे बात करना चाहता है, लो बात कर लो। इतना कहकर माँ ने मोबाइल भाभी की तरफ किया। भाभी के चेहरे पर खुशी भरे एक्सप्रेशन आ गए। उन्होंने जैसे ही मोबाइल पकड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो माँ ने मोबाइल पीछे कर लिया और कहने लगी कि इतनी आसानी से नहीं, पहले मेरी बात ध्यान से सुनो और जैसा मैं कहूँ वैसा ही तुम्हें करना है। भाभी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गौर से माँ की तरफ देखा कि आगे वो क्या कहने वाली हैं। माँ ने कहा कि तुम्हें धीरज से कहना है कि तुम्हें आराम करना बहुत अच्छा लगता है। मोबाइल चलाने से अच्छा मुझे टीवी देखना लगता है, इसलिए मैं सारा दिन अपने कमरे में रहती हूँ। तुम्हें फ़ोन करना हुआ करे तो माँ जी के फ़ोन पर ही कर लिया करो। मेरे पास तुमसे बात करने की फुर्सत नहीं है। बस तुम्हें अपने पति से इतना ही कहना है। ये बात सुनकर भाभी की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने कहा, लेकिन माँ जी, मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? माँ ने चिल्लाकर जवाब दिया, क्यों नहीं कह सकती? मेरे बेटे को तो तूने बड़ी आसानी से अपने पल्लू में बांध लिया था। तुझे क्या लगा कि शादी के बाद भी तू मेरे बेटे पर अपना हक जता पाएगी? देख, इस घर में रहना है तो मेरा कहना मानना होगा। आज तो बात भी करवा रही हूँ, वरना अपने बेटे की जिंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दूंगी। समझ आई? जितना कहा है मैंने सिर्फ उतना ही कर। भाभी खामोश होकर रोने लगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा ही कहूँगी, और फिर उन्होंने हाथ में मोबाइल लिया। भैया को फ़ोन मिलाया गया। माँ ने फ़ोन का स्पीकर ऑन कर दिया था, जिस पर भैया भाभी को डांट रहे थे कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। मुझे यहाँ आए हुए 15 दिन से ज़्यादा गुजर चुके हैं। तुमने एक दिन भी मुझे फ़ोन नहीं किया। क्या मैंने तुम्हें इसीलिए मोबाइल दिया था? भाभी ने वही सब कुछ कहा जैसा कि माँ ने उनसे भैया को कहने के लिए कहा था। भैया और भाभी के बीच दरार पड़ चुकी थी। भैया भाभी पर गुस्सा होने लगे और उनसे नाराज़ होकर उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। भाभी रो रही थी। माँ ने उनके हाथ से फ़ोन छीन लिया और कहा कि अब जा और अपने काम में लग जा। मेरी भाभी पर बहुत अत्याचार हो रहे थे। मुझे इस सब पर बहुत अफसोस था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे एक बात बहुत अजीब लगने लगी कि माँ रोज़ रात को भाभी को अपने कमरे में रखती है और सुबह जब भाभी कमरे से निकलती है तो बिल्कुल निढाल होती है। रात को जब माँ भाभी को कमरे के अंदर बुलाती है तो कमरे का दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया करती है। मैंने जब ये बात पापा को बताई तो पापा कहने लगे कि बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम्हारी माँ बहू के साथ अच्छा नहीं कर रही है। कुछ तो ज़रूर था जो हमें नज़र नहीं आ रहा था। एक दिन मैं भाभी के पास गई और उनसे कहने लगी कि भाभी, आपको माँ से कहना चाहिए कि आप अपने कमरे में सोना चाहती हो। भाभी ने उदास चेहरा बनाकर कहा कि नहीं, मैं अकेली कमरे में सोकर क्या करूँगी? वैसे भी माँ जी कहती हैं कि घर में पति नहीं हो तो बहू को सास के पास ही सोना चाहिए। इतना कहकर भाभी ने बात खत्म कर दी थी और वो अपने काम में बिजी हो गई। हर बार मुझे ऐसा लगता था वो अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करती हैं। एक रात मोहित भैया ने देखा कि भाभी माँ के कमरे में सोने के लिए गई हैं। उनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ, इसलिए अगले दिन उन्होंने इस बारे में मुझे बताया, जिस पर मैंने उनसे कहा कि जिस दिन से भैया दुबई गए हैं माँ भाभी को अपने पास ही सुलाती है। ये सुनकर तो भैया हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि माँ भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही। कविता, हमें कुछ करना होगा। हमें जानना होगा कि इस कमरे का क्या राज है, क्योंकि जब जब भाभी माँ के कमरे से निकलती हैं बहुत ज़्यादा थकी हुई होती हैं। मैंने एक दिन भाभी से कहा कि भाभी, आप बहुत थक गई हो ना? उन्होंने मेरी तरफ देखा, फिर कमज़ोर से मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आ गई।
कहने लगी कि नहीं कविता, मैं ठीक हूँ। मैंने कहा भाभी आप ठीक नहीं लग रही हो। मैं देख रही हूँ कि रात को जब माँ आपको अपने कमरे में बुलाती है और सुबह जब आप वहाँ से निकलती हो तो आपकी हालत बताती है कि सब कुछ ठीक नहीं है। भाभी खामोश हो गईं। उन्होंने अपनी नज़र झुका ली। उनके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। मैंने नरमी से पूछा कि भाभी माँ आपको अपने कमरे में क्यों बुलाती है? वो चौंक गईं और बात को टालने की कोशिश करने लगीं। कहने लगीं बस मैं तो अकेले सोने की वजह से उनके कमरे में चली जाती हूँ और कोई बात नहीं है। मैंने भाभी से बहुत जिद की और कहा कि आप झूठ बोल रही हो, सच क्या है मुझे बता दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया और मैं समझ गई थी कि वो ज़रूर कुछ छुपा रही है। रात को मैंने मोहित भैया को सब कुछ बता दिया क्योंकि मुझे भाभी का चेहरा देखकर समझ आ गई थी कि दाल में कुछ काला है। भैया ने कहा कि हमें कुछ करना होगा, चाहे माँ को बुरा क्यों ना लगे। हमें जानना होगा कि आखिर बंद कमरे के अंदर भाभी के साथ क्या होता है। रात को जब माँ किसी काम से कमरे से बाहर निकली तो मैं उनके कमरे में पहले ही जाकर छुप गई थी और फिर उन्होंने भाभी को कमरे के अंदर बुलाया। कमरे में हल्की सी रोशनी आ रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। भाभी कमरे के अंदर आ चुकी थी। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद माँ को गुस्सा आने लगा था। माँ भाभी से अपनी टांगे दबवा रही थी और कहने लगी कि जोर जोर से दबा मनहूस, हाथों में जान नहीं है क्या? अभी तुझे कमरे की सफाई भी करनी है। भाभी ने थकी हुई और कमजोर आवाज में कहा, जी ठीक है। भाभी की हालत देखकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मेरी माँ उनसे सिर्फ अपनी सेवा नहीं करवाती थी, बल्कि उन्होंने भाभी को अपने गुलाम बना लिया था। अब सब मुझे पता चल गया था। मैं जान चुकी थी कि भाभी सुबह बेहाल क्यों निकलती हैं और सारा दिन खामोश क्यों रहती हैं, क्यों उनकी आंखों में चमक नहीं होती। मैंने जब भैया और पापा को इस बारे में बताया तो वो भी हैरान रह गए। अगले दिन भाभी के हाथ से अचानक कांच का गिलास टूटकर जमीन पर गिर गया। माँ को जैसे ही गिलास टूटने की आवाज़ आई, वो फौरन ही किचन में आई और भाभी को डांटने लगी कि इस मनहूस से कोई काम करना नहीं आता। भाभी ने फौरन कांच के टुकड़े समेटने शुरू किए, जिसमें से एक उनकी उंगली में भी चुभ गया था, जिसमें से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। मैं आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ने लगी और उनका हाथ साफ किया, लेकिन भाभी ने अपनी नज़र झुका ली। शाम को जब मोहित भैया आए तो मैंने उनको भाभी के बारे में बता दिया। भैया ने कहा कि बस बहुत हो गया, अब मैं खुद भैया से बात करूंगा, उन्हें सारी हकीकत के बारे में बताऊंगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मोहित भैया ने अपने दोस्त के मोबाइल से भैया को फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाया ही नहीं। वो काम में इतना ज़्यादा बिजी थे कि उन्होंने वापस पलटकर भी फ़ोन नहीं किया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। एक दिन एक खबर आई जिसने हमारा दिल दहलाकर रख दिया। वो ये थी कि भैया की कंपनी के कुछ लोगों का फ़ोन आया माँ के मोबाइल पर। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट होने की वजह से आपके बेटे की मौत हो गई है। ये खबर सुनकर माँ के होश उड़ गए थे और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। हमें ये खबर मिली तो हमें भी बहुत अफसोस हुआ। मेरे धीरज भैया इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। हम सब लोगों से बहुत प्यार करते थे और सबसे ज़्यादा उनसे प्यार तो भाभी किया करती थी, जो इस उम्मीद में जिंदा थी कि कुछ दिनों बाद उनका पति वापस लौट आएगा। लेकिन अब वो ऐसी जगह चले गए थे जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। भाभी विधवा हो चुकी थी। भैया की मौत से सबसे ज़्यादा असर भाभी पर पड़ा था, जो पहले ही काफ़ी कुछ सह रही थी। अब उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा परेशानियां आने वाली थी। भैया की मौत को एक हफ्ता ही गुजरा था कि माँ ने भैया की मौत का गम करना तो बंद कर दिया, बल्कि उनकी पत्नी को और ज़्यादा सताना शुरू कर दिया। ये सब कुछ अब मोहित भैया से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो माँ के पास गए और उनसे उन्होंने गुस्से में बात की और कहा कि माँ, आप भाभी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही हो। आखिर आप उनके साथ ऐसा क्यों करती हो? क्या वो इंसान नहीं है? आप तो उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करती हो। अगर आप उन्हें पसंद नहीं करती थी तो आपको भैया से कहना था कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाए, लेकिन आप तो यहाँ उनसे न जाने किस बात का बदला ले रही हो। आखिर आप ऐसा क्यों कर रही हो? माँ, हमसे ये सब देखा नहीं जाता। ये सुनकर माँ मुस्कुराई और कहने लगी, आज तुम उस 2 टके की लड़की के लिए मेरे सामने ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। तुम्हें उससे बड़ी हमदर्दी हो रही है। उसके साथ ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि वो ज़बरदस्ती मेरे बेटे की ज़िंदगी में शामिल हुई थी। उसने मुझे मेरे बेटे से दूर करने की कोशिश की। मैं अपनी मर्जी की बहू इस घर में लेकर आना चाहती थी। उसकी वजह से मेरा बेटा बहक गया और उससे शादी कर ली, इसलिए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये उसके किए की सज़ा है। और अब तो वो मनहूस मेरे बेटे को भी खा गई। उसका मनहूस परछावा जब से इस घर में पड़ा है, घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा।
मेरे जीते जागते जवान धीरज की मौत हो गई। ये सब इस मनहूस की मनहूसियत की वजह से हुआ है। भैया ने माँ को खामोश करवाया और कहा कि बस माँ, अब मैं भाभी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। अगर भैया भाभी ने एक दूसरे से लव मैरिज की तो लव मैरिज करना कोई पाप तो नहीं है। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे और उन दोनों को एक दूसरे के साथ शादी करने का हक था। आपको हक नहीं कि आप उनको सजा दो। मैं ये सब कुछ अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। भैया की बात सुनकर माँ ने कहा, अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, अब समझ आया कि तुम्हें इस लड़की की इतनी फिक्र क्यों हो रही है। भाभी चौंक गईं और सहम गईं, जो वहां पर खड़ी हुई उन दोनों की बातें सुन रही थी। माँ ने कहा कि लगता है तुम्हारे भाई की तरह वो तुम्हें भी पसंद आ गई है। अब उसने तुम पर डोरे डालना शुरू कर दिया। भैया के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने माँ की तरफ देखा, जैसे उन्हें इस बात पर यकीन नहीं आ रहा हो। भैया चिल्लाए और कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है माँ। फिर माँ चिल्लाई और कहने लगी कि ऐसा ही है, तभी तो तुम हमेशा उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, उसकी तरफदारी करते रहते हो और आज अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर भी उसकी ही वजह से बातें कर रहे हो। जब वो इस घर में नहीं थी तब तो तुम में से किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी। अब जिसको देखो वो उसकी ही हमदर्दी करता रहता है। भैया खामोश हो गए क्योंकि माँ से कोई नहीं जीत सकता था। वो ये बात जान चुके थे। उन्होंने कहा, माँ आपको शर्म आनी चाहिए। आपने तो आज अपने बेटे पर भी इल्ज़ाम लगा दिया। मैं भाभी की इज्जत करता हूँ इसीलिए आवाज़ उठा रहा हूँ और आप हो, छी। मोहित भैया को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो वहां से पलटकर आ गए थे। मैंने माँ की तरफ देखा तो उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था। थोड़ी देर बाद मैं भैया के कमरे की तरफ गई। उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनकी आंखें लाल हो रही थी। मैं कमरे में दाखिल हुई। भैया खामोश थे। फिर थोड़ी देर के बाद कहने लगे कि कविता, ये सब खत्म नहीं होगा। आखिर हम लोग कब तक माँ को ये सब करते हुए देखते रहेंगे। हमेशा माँ ने हम पर अपनी ही चलाई है और अब भाभी के साथ भी। भैया की बात खामोशी से मैं सुनती रही। इस घर में भाभी पर जुल्म दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे थे और ऐसे माहौल में हम लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। मैंने देखा कि उस सुबह भाभी आंगन की सफाई लगा रही थी और माँ उनके पास खड़ी हुई उनको ताने दे रही थी कि एक समय में तूने मेरे बड़े बेटे को फंसाया था, अब तेरी नज़र मेरे छोटे बेटे पर भी है। खबरदार जो तूने मेरे छोटे बेटे के करीब भी जाने की कोशिश की, मोहित से दूर रहना वरना धक्के मारकर तुझे इस घर से निकाल दूंगी। भाभी आंसू पोंछ रही थी और सफाई लगा रही थी। उनकी नज़र नीचे थी लेकिन उनका शरीर कांप रहा था। माँ हमेशा भाभी से यही कहती थी कि मैं तुझे सुकून से जीने नहीं दूंगी। तू मेरे बेटे को खा गई। तू अगर उसकी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद उसकी मौत भी ना होती। भाभी माँ से कोई नज़र नहीं मिलाती थी, बस अपना काम करती रहती थी। उनके हुक्म पर चलना, उनसे कोई सवाल जवाब ना करना, यही सब उनकी ज़िंदगी थी। वो हम सब के साथ बैठकर खाना खाना चाहती थी मगर माँ ने हमेशा उन्हें नौकरों की तरह ट्रीट किया। माँ का यही कहना था कि इस घर में जो कोई भी मेरे खिलाफ जाएगा उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन माँ ये नहीं जानती थी कि वो अपने ही परिवार को खुद से दूर कर रही थी। वो भले ही भाभी के साथ बुरा करती थी लेकिन इस सब का असर हमारी ज़िंदगी पर भी पड़ रहा था। हमारे दिल में माँ के लिए अहमियत कम होती जा रही थी। भले ही हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहते थे लेकिन अपनी आंखों से जो देखते थे उससे हमें बहुत तकलीफ होती थी। भाभी अब पूरी तरह से बेजान हो चुकी थी, बहुत कमज़ोर और बहुत ही लाचार, यहाँ तक कि वो उन्हें खाने को भी कुछ नहीं देती थी। कई बार तो छुप छुप कर मैंने भाभी को खाना दिया था। भाभी ने कभी माँ से कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो अपने लिए लड़ना नहीं जानती थी। पहले वो इस घर में भैया के लिए रहती थी लेकिन अब तो भैया भी इस घर में नहीं थे। वो चाहती तो इस घर से जा सकती थी लेकिन उनका कहना था कि ये मेरे पति का घर है और मैं उनकी विधवा हूँ। इस घर से अलग होना मतलब अपने पति के नाम से अलग होना, और मुझे तो अपने पति के नाम से भी मोहब्बत है। भाभी को देखकर मुझे एहसास होता था कि इस दुनिया में कोई इतना भी अच्छा कैसे हो सकता है जितनी अच्छी भाभी हैं। जब से भैया की मौत हुई थी माँ उनकी मौत का इल्ज़ाम उनको ही दिया करती थी, हालांकि वो भी तो अपने बेटे से दूर हुई थी। पापा माँ को समझाया करते थे कि देखो, हमारा बेटा कीर्ति से बहुत प्यार करता था, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उसके साथ ये सब कुछ करना चाहिए। माँ कहती थी कि तुम अपने मशवरे अपने पास ही रखा करो और इस पर पापा खामोश हो जाते थे। एक दिन भाभी मोहित भैया को चाय देने के लिए उनके कमरे में गईं। माँ ने ये सब अपनी आंखों से देखा और सोचा कि क्यों ना इसे सताया जाए, इसलिए उन्होंने भाभी को किचन में बुलाया। जैसे ही भाभी किचन में दाखिल हुई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं क्योंकि माँ चूल्हे से निकलने वाली आग पर चिमटा गर्म कर रही थी।
अपनी सास को किचन में काम करते हुए देखकर वो हैरान रह गईं। उन्होंने कहा, माँ जी, आपने मुझे बुलाया और आप ये क्या कर रही हो? लाइए मैं कर देती हूँ। जिस पर माँ ने जल्दी से गैस ऑफ किया और कहने लगी कि मैंने तुझे मना किया था कि चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों न हो, तुझे मोहित के कमरे में नहीं जाना। तू वहाँ पर क्यों गई? भाभी डर गई, उनके शब्द कांपने लगे। उन्होंने कहा, वो माँ जी, मैं तो बस में चाय देने के लिए गई थी। माँ ने कहा, क्यों गई थी चाय देने के लिए? चाय तो उसके कमरे के बाहर भी तो रख सकती थी ना। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तू मेरे बेटे पर डोरे डाल रही है। देख, जो तूने अपने दिमाग में बसाकर रखा है ना, वो मैं पूरा नहीं होने दूंगी। माँ ने भाभी का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि इसी हाथ से मेरे बेटे के लिए चाय लेकर गई थी ना। भाभी डर गईं और कहने लगीं कि माँ जी, मुझे छोड़ दो, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगी, मैं भूल गई थी। लेकिन माँ ने उनकी एक न सुनी और गरम गरम चिमटा उनकी कलाई पर रख दिया, जिस पर भाभी की जोरदार चीख निकली थी। मैं अपने कमरे में थी, मोहित भैया अपने कमरे में थे और पापा घर से बाहर थे। जब भाभी की चीख की आवाज़ हम दोनों ने सुनी तो हम दोनों अपने अपने कमरे से बाहर निकल आए थे और फौरन ही किचन की तरफ आए तो देखा कि माँ भाभी का हाथ जला रही थी। माँ को देखकर मैं तो अपनी जगह सहम गई थी, लेकिन मोहित भैया इस बार बर्दाश्त नहीं कर सके थे। उन्होंने सोच लिया था कि अब आर हो या पार हो, वो अपनी माँ के खिलाफ जाकर ही रहेंगे। उन्होंने माँ के हाथ से चिमटा छीना, भाभी को पीछे की तरफ धकेला और कहने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? माँ, मुझे यकीन नहीं होता कि आप इंसान हो, क्योंकि जैसी हरकतें आप कर रही हो ऐसी हरकतें तो कोई दरिंदा ही करता है। आपको इस मासूम लड़की का चेहरा दिखाई नहीं देता? आखिर आप इन पर कितने अत्याचार करोगी? माँ ने भैया की तरफ चौंक कर देखा, जैसे उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा उनसे इस अंदाज में बात करेगा। उन्होंने कहा कि तू फिर से आ गया अपनी भाभी की हिमायत लेने, ये मासूम नहीं है। भैया कहने लगे, तो फिर क्या है ये? माँ के माथे पर बल पड़ गए, क्योंकि आज भैया के चेहरे पर बहुत गुस्सा था। मोहित भैया ने कहा कि आपको शर्म नहीं आती कि आपका बड़ा बेटा मर गया और आप उसकी विधवा के साथ ये सब कुछ कर रही हो? घर में अजीब तरह का शोर हो रहा था। माँ और भैया जोर जोर से लड़ाई कर रहे थे। तभी पापा घर के अंदर दाखिल हुए और जब वो किचन में आए तो उन्होंने भाभी का जला हुआ हाथ देख लिया, जिस पर उन्हें भी तरस आया था। भाभी रो रही थी, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। दूसरी तरफ भैया और माँ में बहुत झगड़ा हो रहा था। माँ लड़ाई में भाभी को बुरा भला कह रही थी और भैया का कहना था कि अब भाभी के साथ इस घर में कुछ गलत नहीं होगा। माँ ने कहा कि तू इतनी हमदर्दी क्यों कर रहा है इसके लिए? देख मोहित, मैं बता रही हूँ, इससे दूर रह और अब मैं इसे घर से निकालूंगी, क्योंकि मैं इस लड़की की मौजूदगी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मुझसे ये बर्दाश्त होगा कि ये मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर दे। माँ ने भाभी का हाथ पकड़ा और वो उनको घसीटते हुए घर से निकालने लगी। भैया चिल्ला रहे थे कि माँ, भाभी को छोड़ दो। माँ ने कहा कि ये अपने पति के साथ इस घर में आई थी ना, लेकिन अब इसका पति यहाँ पर नहीं रहता, ये चली जाए यहाँ से, हमारे घर से। माँ भाभी को लेकर दरवाजे तक पहुँच गई थी। इतने में ही भैया जोर से चिल्लाए और कहने लगे कि बस माँ, बहुत हो गया। आपने क्या कहा कि भाभी का इस घर में कोई नहीं है? मैं अभी बताता हूँ कि इनका इस घर में कौन है और कौन नहीं है। भैया को मैं और पापा हैरानी से देख रहे थे। वो फौरन ही किचन में गए और जब वहां से निकल कर आए तो उनके हाथ में चाकू था, जिसे देखकर हम लोग डर गए। भैया ने चाकू से अपना अंगूठा काटा, जिसे देखकर माँ भी हैरान रह गई थी और सोच रही थी कि आखिर मोहित क्या करने वाला है। भैया ने अपने कटे हुए अंगूठे से निकलने वाला खून भाभी की मांग में भर दिया और कहा कि कीर्ति, जो मेरे भैया की विधवा हुआ करती थी, अब मेरी पत्नी है। ये देखकर हम सब लोग हैरान रह गए और अपनी जगह पर खड़े रह गए। दूसरी तरफ भाभी की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी जल्दबाजी में उनके साथ ये क्या हो गया। माँ जोर से चिल्लाई और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। कहने लगी कि तूने ये क्या कर दिया? ऐसा नहीं हो सकता, तू पागल हो गया है, इस तरह कुछ नहीं हो सकता। भैया कहने लगे कि माँ, आपने हमेशा अपने इस घर पर और अपने आप पर बहुत घमंड किया ना, तो आज मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। मेरा एक भाई मर चुका है और आगे मेरी भी शादी होने थी। मेरी भी पत्नी इस घर में आएगी तो आप उसको भी सुकून से नहीं रहने देने वाली थी, क्योंकि मैं कीर्ति की हालत पहले ही देख चुका हूँ। मगर अब मैं कीर्ति को और लाचारी बर्दाश्त करने नहीं दे सकता। कीर्ति अब मेरी पत्नी बन गई है और मैं अपनी पत्नी को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ एक मिनट का सुकून नहीं हो, जहाँ दूसरों की बेटी को बोझ समझा जाता हो। भैया की आंखों में आंसू थे, हालांकि मेरी आंखों में भी आंसू आ चुके थे।
पापा सर झुकाकर खड़े हुए थे। माँ हैरान थी। माँ ने कहा, देख मोहित, तू ऐसा वैसा कुछ मत करना। देख, तू अगर इस घर से चला गया तो अच्छा नहीं होगा। भैया ने माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा, अब क्या करोगी आप? मैं आपसे सारे संबंध खत्म करता हूँ। ये कहकर भैया भाभी का हाथ पकड़कर दरवाजे तक पहुँचने वाले थे जब पापा ने कहा कि रुको मोहित। भैया और भाभी ने पापा की तरफ देखा और माँ ने भी। पापा ने कहा कि बस बहुत हो गया। सारी जिंदगी मैं यहाँ खामोश रहा हूँ। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारी माँ की बातों को बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। तुम इस घर से जा रहे हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो, क्योंकि ये घर घर नहीं है। यहाँ का सुकून खत्म हो चुका है। जिस घर में औरत की चलती हो और मर्द को कोई वैल्यू नहीं दी जाती हो तो उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं होती। औरत अगर मर्द के हिस्से के फैसले करने लग जाए तो उसे लगता है कि वो मजबूत है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो अंदर से एक मर्द बन चुकी है। वैसे भी तुम्हारी माँ ने मेरी कोई अहमियत नहीं जानी। उसे यही लगा कि मैं कोई काम नहीं करता, सारा काम यही करती है। इसने ही बच्चों की परवरिश की है और ये घर भी इसकी ही कमाई का बना हुआ है, तो फिर तुम्हारी माँ ही इस घर में रहे। बेटा, मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तुम जहाँ भी जाओ, जैसे भी हाल में रहो, ऐसे ही हाल में मैं भी रह लूँगा। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए और कुछ नहीं। पापा की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। सच में माँ की वजह से हमारे घर का माहौल बहुत ख़राब हो गया था। पापा भी दरवाजे की तरफ गए। फिर मैंने भी कहा कि जब सब लोग यहाँ से जा रहे हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगी? माँ तो मुझसे भी प्यार नहीं करती। माँ के लिए तो हमेशा उनके नियम ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे हैं। मैं भी आप लोगों के साथ चलना चाहती हूँ। ये सब सुनकर माँ को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कोई यहाँ से नहीं जाएगा। अगर जाएगी तो सिर्फ ये लड़की यहाँ से जाएगी। जिस पर पापा कहने लगे कि नहीं, हम सब लोग यहाँ से जा रहे हैं और अब तुम हमें नहीं रोक सकोगी, क्योंकि हमने सारी जिंदगी तुम्हारी बातों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अब हम तुम्हारी एक नहीं सुनने वाले। हम सब लोग एक साथ मिलकर घर से बाहर निकल आए थे। माँ अपने घमंड में थी, इसलिए उन्होंने हम में से किसी को भी जाने से नहीं रोका। उन्हें लगा कि वो अकेले जिंदगी अच्छे से गुजार सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हम लोगों को घर से निकले हुए 1 महीना बीत गया था। मोहित भैया ने किराए का घर ले लिया था जहां हम लोग रहते थे। वहां एक अजीब सा सुकून था, खुशियां थी। मैं भाभी का ख्याल रखती और भाभी हम सब लोगों का ख्याल रखती थी। भैया भी भाभी को बहुत इज्जत दिया करते थे। भाभी, जो कि अभी भी इस बात से शर्मिंदा थी कि उनके देवर ने उनसे शादी कर ली, मगर भैया ने उन्हें यकीन दिलाया कि जो आपके भाग्य में नहीं था वो आपसे दूर हो चुका। अब मैं आपके पास हूँ और आपका बहुत ख्याल रखूंगा। उन दोनों के बीच मोहब्बत का रिश्ता ऐसा नहीं था जैसे धीरज भैया और भाभी के बीच में था, लेकिन फिर भी घर में सुकून था। हम लोग खुशी खुशी रहते थे। हम लोगों ने माँ से कोई भी मतलब रखना छोड़ दिया था। फिर एक दिन ऐसा आया जब हम सब आपस में बैठे हुए हंसी मजाक कर रहे थे। जब हम माँ के साथ रहते थे तो हम में से किसी को भी खुलकर हंसने की परमिशन नहीं थी, मगर यहाँ हमारा जो मन करता वो हम किया करते थे। उसी दिन दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। जैसे ही मोहित भैया दरवाज़ा खोलने के लिए गए तो सामने माँ को बेहाल देखकर बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि अब माँ का कोई सहारा नहीं बचा था। उन्हें लगता था कि जिस तरह बचपन में उन्होंने मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लिया था, अब भी वो ऐसा ही करेंगी, लेकिन अब उनकी बूढ़ी हड्डियों में वो जान नहीं थी और उनके परिवार भी उनसे दूर हो चुका था। वो दरवाजे पर हाथ जोड़कर भैया से माफ़ी मांग रही थी और कहने लगी कि बेटा, सब लोग वापस चलो। मैं अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बहुत घमंडी थी, मगर अकेले रहने से मुझे ये एहसास हो गया कि कोई किसी का नहीं होता। मुझे एक बड़ी बीमारी ने घेर लिया। मेरा सहारा कोई नहीं है। हर कोई मुझसे दूर जाता है। मुझे तुम लोगों की बहुत याद आती है। मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं एक अच्छी औरत नहीं थी। बेटा, मैं तुम सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। भैया ने माँ को कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भाभी ने माँ को संभाला और घर के अंदर लेकर आ गई। उन्होंने हम सबको यही समझाया कि गलती इंसान से ही होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि माँ जी को अपनी गलती रियलाइज़ हो गई। हम में से कोई भी माँ को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन भाभी की अच्छी अच्छी बातों ने हमारा दिल जीत लिया था। माँ की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भाभी से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, मुझे लगता था कि तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी, मगर तुम दिल की बहुत अच्छी हो। मुझे माफ़ कर दो। हम सब ने खुशी खुशी माँ को माफ़ कर दिया और फिर कुछ समय के बाद हम लोग वापस अपने घर चले गए थे। माँ पूरी तरह से बदल गई थी। हमने घर की हालत जाकर देखी, तब हमें पता चला कि इस घर में माँ पर क्या क्या बीती थी। माँ घर में अकेली रहने लगी थी।
उनके पास पैसे खत्म हो चुके थे। उनको एलर्जी की बीमारी लग चुकी थी, जिसकी वजह से उनके बदन से बदबू आ रही थी और घर में कोई आता भी नहीं था। भैया ने माँ का इलाज करवाया और हम सब ने अपना दिल बड़ा करके माँ को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो हमारी माँ थी। उनको उनके किए की सज़ा ऊपर वाला दे चुका था, तो फिर हम कौन होते थे उनसे मुंह फेरने वाले। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।